Hello friends, today we are going to learn about first chapter accounting and its terminology. In previous lecture we discussed about definition of accounting, business transactions, events, capital, drawing, liability and types of liabilities, non-current liabilities, current liabilities, internal liabilities, external liabilities. Today we discussed about some important aspect about our assets. Look here, our 2019-20 साइनिंग स्टार रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है इसके अंदर ये हसन जी अफीफा है, उसने सीए फाउंडेशन पास कर लिया। हेडा व्रज है, उसने भी सीए फाउंडेशन पास कर लिया। पटेल खिलन ने भी वो क्लियर कर लिया। सुचित ऑल्सो क्लियर्ड सीपीडी एग्जाम। तो अगर आप भी एक अच्छा वर्क करते हो तो आप भी इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी के स्टूडेंट भी उन्होंने सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया है। ये नाविया ठक्कर जो अभी उसने आईएलटीएस क्लियर की है और फर्दर स्टडी के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं हमारे पास, और हम भी आपके लिए ऐसा ही ट्राई करेंगे जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। नाउ assets. So mainly in every business there are two aspects. One is assets and second is liabilities. In previous lecture we discussed about liabilities. Today we are going to learn about asset. Total asset, how many types of asset, उसका हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। और जैसे लेक्चर है तो आप अपनी नोटबुक के अंदर भी सब टॉपिक लिखो तो रेडी हो जाएगा आपसे भी। एसेट्स मीन एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम which is of ownership of business and has economic value. So what is assets? Assets means one kind of product or any item which is tangible or intangible. So you think that tangible product and also intangible product, ऐसी कोई भी चीज है, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट है। टेंजिबल मीन्स एनी आइटम यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, इट इज कॉल्ड टेंजिबल। ऐसी कोई भी आइटम जिसको आप टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, वो टेंजिबल है। एंड इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मीन्स इनविजिबल, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, इट इज कॉल्ड इनटेंजिबल प्रोडक्ट। तो आप सोचते हो भी ऐसी कोई एसेट हो सकती है जिसको आप देख भी नहीं सकते फिर भी आपकी एसेट है। तो आप अभी जो ऑनलाइन के अंदर मोबाइल का यूज कर रहे हो, सो मोबाइल इज अ टेंजिबल बिकॉज वी कैन सी इट, वी कैन टच इट। बट इन योर मोबाइल वन सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल दैट इज कॉल्ड एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर। Okay, can you see Android software? No, we can just feel it. तो आपके पास जो मोबाइल है वो प्रोडक्ट है, उसको आप देख सकते हो, वो आपके लिए एसेट हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर है वो आपको नहीं देख सकते। लेकिन एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका मोबाइल भी वर्क नहीं करेगा, तो वो भी एक एसेट ही है। आपका जो मोबाइल है जिसको आप देख सकते हो, लेकिन
जियो, आइडिया, एयरटेल की जो सर्विस है वो इंटेंजिबल है। हाँ, आप सिम कार्ड देख सकते हो लेकिन उसकी सर्विस नहीं देख सकते, तो वो भी जो कंपनी है उसके लिए एक एसेट हो जाएगी। सो एसेट्स मीन्स एनी सच टेंजिबल और intangible product और item which is of ownership of business। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट है जो दिख टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, विजिबल, इनविजिबल, विच इज ऑफ ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस की होनी चाहिए, आपकी ऑनरशिप उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे लैंड और बिल्डिंग है, तो अगर आपकी ऑनरशिप है, आपकी खुद की है, तो वो आपके लिए एसेट हो जाएगी। एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मार्केट के अंदर जिसकी वैल्यू नहीं है उसको आप एसेट नहीं बोल सकते। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, सो दैट इज कॉल्ड एसेट। आप जो घर के अंदर रहते हो, जो आपका जो रेसिडेंस है वो आपके लिए एसेट हो जाएगी। उसकी लैंड जो है, बिल्डिंग है, आपके घर का जो फर्नीचर है, दीज आर द एसेट्स, वो आपके लिए एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लैंड बिल्डिंग है वो टेंजिबल है, आप देख सकते हो। दूसरी चीज, आपके पापा की ऑनरशिप है, आपका खुद का है। एंड थर्ड थिंग, हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, उस पर उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू है। अभी तो आप देखो लैंड की वैल्यू डे बाय डे मार्केट के अंदर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डिमांड ऑफ लैंड इज ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन लैंड का एरिया तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो लैंड एक ऐसी एसेट है जिसकी ऑलवेज वैल्यू इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज कभी नहीं होगी। सो एसेट्स मीन्स एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम which is of ownership of business and has economic value. In other words, assets means economic resources which are held by owner, from which there is an expectation of economic benefit to the business in the future. So economic resources which are held by the owner, कोई भी जो ऑनर है बिजनेस का, उसका मेन पर्पस एसेट परचेस करने का क्या है? फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस इन फ्यूचर। एसेट से आपको फ्यूचर के अंदर बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, जिससे आप अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो, सेलिंग अच्छा कर सकते हो। जैसे एशियन टाइल्स है, उसकी जो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, वो उसके लिए एसेट हो जाएगा। जब उन्होंने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी परचेज की थी तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इससे हम सिरामिक आइटम जैसे टाइल्स का प्रोडक्शन करेंगे और पूरे इंडिया के अंदर सेल आउट करेंगे। सो मेन पर्पस बिहाइंड फॉर एवरी एसेट हैविंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। जैसे आपका जो रेसिडेंस है, आपके पापा ने क्यों बनवाया? बट उनका एक एक्सपेक्टेशन था कि भाई अगर एक अच्छा सा घर होगा, रेसिडेंस हमारे पास होगा, तो हम सिक्योरिटी फील कर सकेंगे। तो इसका बेनिफिट भी अभी भी मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलेगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज एज फॉलोज। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज एसेट्स, आपको लिखते रहना है। एसेट्स मीन्स एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट or item which is of ownership of business and has economic value। तो ऐसी कोई भी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट हो या कोई आइटम हो जिसके अंदर बिजनेस की ऑनरशिप हो और मार्केट के अंदर इकोनॉमिक वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। नाउ हियर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लुक। सो मेनली there are three types of assets in every business. One is a non-current assets, second is a current assets, and third is a fictitious asset. Non-current asset,
What is non-current asset? So any asset whose duration is more than 1 year, that is called non-current assets, and having economic value like land, building, फर्नीचर, these are non-current assets. ऐसे कोई भी एसेट है जिसका ड्यूरेशन मोर देन 1 year है, वो एसेट आपके पास लाइफ टाइम भी हो सकती है या 1 साल के ज़्यादा ड्यूरेशन हो सकता है. जैसे लैंड है तो अगर आप ऑनरशिप रखो तो लाइफ टाइम आपके पास रह सकती है. बिल्डिंग है, वो सब नॉन करंट एसेट है. ऑल टेंजिबल्स एंड और इनटेंजिबल एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स. वो नॉन करंट एसेट्स है. नाउ करंट एसेट्स, एनी एसेट्स whose duration is less than 1 year and easily converted into cash, that is called current assets. ऐसी कोई भी एसेट है जिसका लाइफ टाइम है 1 year से भी कम है एंड इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट. ऐसी कोई भी एसेट है जो आपके पास होगी तो सही लेकिन लाइफ टाइम नहीं रहेगी, करंट लिखा है, मतलब वो एसेट है वो कैश के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगी. जैसे दुकान के अंदर स्टॉक पड़ा है या शोरूम के अंदर, तो वो स्टॉक लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा. जब स्टॉक आप मार्केट में सेल आउट करोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे आपने किसी को क्रेडिट में गुड्स सेल किया है तो वो आपका डेटर्स है, जिसको गुजराती में आप देवादार बोलते हैं. लेकिन जब आप उसके पास से कलेक्शन करोगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, दिस ऑल आर करंट एसेट. वो आपके लिए करंट एसेट हो जाएगी. एंड फिक्टिटियस एसेट्स, एनी एसेट्स which do not having physical existence, economic value is zero and realization value is also zero, that is called fictitious asset. ऐसी कोई एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बिजनेस के अंदर, उसकी मार्केट वैल्यू भी जीरो है और वो कभी कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, वो फिक्टिटियस एसेट हो जाएगा. इसकी भी हम बाद के अंदर डिस्कशन करेंगे. सो अगेन आई रिपीट, एसेट्स मीन्स एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम which is of ownership of business and has economic value. So classification of asset is as follows: asset, non-current asset, current asset and fictitious asset. अब हम डिस्कशन करेंगे नॉन करंट एसेट क्या है, उसका डिस्कशन होगा. अब नॉन करंट एसेट्स, so non-current assets, this one, non-current assets are identified on the basis of time, like non-current liability. Non-current assets are also for the period more than 1 year. Look this word, more than 1 year. They are known as long-term assets or also fixed asset. So another name, long-term assets or fixed assets. Land, building, plant, machineries, furniture, trademark, copyright, patent, goodwill, franchises, etc. are included in non-current assets. This asset have life of more than 1 year. Non-current assets can be categorized into further two categories: tangible assets, intangible assets. Their explanation is as under. So,
non-current assets, basically on the basis of time, I repeat this word, on the basis of time, there are two assets. One is a non-current and second is a current asset. Non-current assets are those assets, their life period is more than 1 year. तो नॉन करंट एसेट क्या है कि जो बिजनेस के अंदर है और उसकी जो लाइफ है वो मोर देन 1 year है. मोर देन 1 year भी हो सकता है या लाइफ टाइम भी आपके साथ वो एसेट रह सकती है. 5 years, 10 years, 20 years तक भी रह सकती है. जैसे लैंड है, अगर कोई बिजनेस ने लैंड परचेज की है तो लैंड उसके लिए नॉन करंट एसेट हो जाएगी. क्यों नॉन करंट एसेट हो जाएगी? क्योंकि वो बिजनेस के पास तो रहने वाली ही है. और सेकंड थिंग वो रहेगी कि जब तक आप बिजनेस कंटिन्यू रखोगे वो एसेट आपके पास ही रहने वाली है. जैसे साबर डेयरी या अमूल डेयरी है, उसने जो लैंड परचेज किया, जो बिल्डिंग बनवाया, वो नॉन करंट एसेट है. देखो कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, तो उनके पास अपनी लैंड बिल्डिंग है. सो नॉन करंट एसेट्स इज ऑल्सो नॉन एज लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स. लैंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के प्लांट लगे रहते हैं, मशीनरी है, वो भी नॉन करंट एसेट्स हैं. फर्नीचर एंड सम ऑफ द इनटेंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, मैं उसका बाद में डिस्कशन करूंगा आपसे. दिस इनटेंजिबल एसेट्स आर ऑल्सो नॉन करंट एसेट्स. वो भी बिजनेस के लिए नॉन करंट एसेट हो जाएगी. आपको याद रखना है नॉन करंट एसेट्स के लिए, दिस एसेट हैविंग लाइफ इज मोर देन 1 year. उसकी जो लाइफ है वो मोर देन 1 year है. नाउ नॉन करंट एसेट्स की भी कैटेगरी है. सो नॉन करंट एसेट्स in two categories. One is a tangible assets, second is a intangible assets. Now tangible assets. Tangible assets are those assets which are having physical existence. Look this word. Tangible assets can be seen and can be touched. Tangible assets are subcategory of non-current assets. Intangible assets, land, building, plant, machineries, furniture are included. So non-current assets are in two categories. One is a tangible and second is a intangible. Now what is tangible assets? So tangible assets are those assets which having physical existence. ऐसी कोई भी एसेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब आप उसको देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स. सो टेंजिबल एसेट्स कैन बी सीन, मतलब आप उसको देख सकते हो, एंड कैन बी टच्ड, आप उसको टच कर सकते हो. जैसे अभी ऑनलाइन लेक्चर के अंदर आप मोबाइल लेकर बैठे हो या लैपटॉप लेके बैठे हो, तो वो आपके लिए टेंजिबल एसेट है. आप उसको देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स. वो आपके लिए टेंजिबल एसेट्स है. सो बेसिकली टेंजिबल एसेट्स आर सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट. इंटेंजिबल एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर, वो सब आएगा. लैंड को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, बिल्डिंग को देख सकते हो, टच कर सकते हो, प्लांट मशीनरी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री या कंपनी रहती है उसके अंदर प्लांट मशीनरी रहती है. फर्नीचर है, उसको भी आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स हैं. रिपीट, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which are having physical existence.
Now, intangible assets. Intangible assets do not, look this word, do not hold physical existence. This asset cannot be seen and touched. Intangible assets are also subcategory of non-current assets. Trademark, copyright, patent, goodwill, etc. are included in intangible assets. So what is intangible assets? So any assets which do not hold physical existence. Do not having physical existence means these assets cannot be seen and cannot be touched. But it is a valuable for business. ऐसे कोई भी एसेट है जिसका बिजनेस के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, बट इट इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर द बिजनेस. आप सोचते भी ऐसी क्या एसेट हो सकती है जो दिखती नहीं है, जो टच नहीं हो सकता, फिर भी एसेट है. ट्रेडमार्क. एवरी कंपनी, एवरी प्रोडक्ट हैविंग ट्रेडमार्क. और जो ट्रेडमार्क है उससे तो वो मार्केट के अंदर वो आइडेंटिफाई होती है, तो वो ट्रेडमार्क भी उसकी बड़ी एसेट है. कई कंपनी की क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसका ट्रेडमार्क है. जैसे अमूल, तो अमूल जो है वो एक ट्रेडमार्क हो चुका है अब मार्केट के अंदर. क्वालिटी, उसका जो मिल्क है उसकी क्वालिटी है, उसका जो टेस्ट है उसका ट्रेडमार्क है. लाइक पार्ले जी बिस्किट, आपके दादा ने भी पार्ले बिस्किट खाए होंगे, आपने पापा मम्मी ने भी खाया होगा और आपने भी खाया है, लेकिन सभी लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं यार ये क्वालिटी सेम है. उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसका ट्रेडमार्क है, वो दिखेगा नहीं, लेकिन आप महसूस कर सकते हो नहीं उसकी क्वालिटी जोरदार है. और हर कंपनी का खुद का एक ट्रेडमार्क रहता है, उससे मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई होती है. कॉपीराइट, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो उसका कॉपीराइट करवा देता है कि भाई ये हमने बनाया है. जैसे आपके घर पे टेक्स्ट बुक होगी तो उसका सेकंड नंबर का पेज देखना, ये गुजरात बोर्ड जो है उसने ये टेक्स्ट बुक बनाए तो उसने लिखा ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड, कि भाई ये टेक्स्ट बुक हमारी है और उसके सभी कॉपीराइट हमारे पास है. तो कोई भी अदर पब्लिकेशन उसका कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट उनके पास है. तो वो कॉपीराइट भी उसकी एसेट है. जैसे मारुति कंपनी ने मारुति स्विफ्ट बनाया तो उसका कॉपीराइट हो गया, कोई दूसरी कंपनी मारुति स्विफ्ट का कॉपी नहीं कर सकती. पेटेंट. पेटेंट क्या है? जो भी चीज कोई इन्वेंट करता है, इन्वेंशन करता है, तो वो पेटेंट करवा लेता है. तो अगर किसी को उसका पेटेंट चाहिए तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक जिसने वैक्सीन बनाई तो उसका पेटेंट हो जाएगा. जैसे भारत बायोटेक है, उसने कोवैक्सीन बनाई, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाया तो उसने पेटेंट कर लिया. अब दूसरी लेबोरेटरी या दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी बोले कि हमको ये वैक्सीन बनाना है, तो कोविशील्ड उसको पेटेंट बेचेगा और मिलियन बिलियन के अंदर वो पेटेंट बिकेगा, फिर वो आप प्रोडक्शन कर सकते हो. जैसे रसिया की स्पुतनिक है, उसने वैक्सीन बनाई, अब इंडिया की दो कंपनी ने बोला कि भाई हमको उसका पेटेंट चाहिए, तो वो पेटेंट देगी, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा. अगर आपको पेटेंट मिलेगा तभी वो वैक्सीन आप बना सकते हो. तो पेटेंट भी एक बड़ी एसेट है. गुडविल. गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट. इट शोज प्रेस्टीज इन द मार्केट. गुडविल का मतलब है प्रेस्टीज. कोई भी बिजनेस की जो प्रेस्टीज है वो उसकी बहुत बड़ी एसेट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रेस्टीज है अगर, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली आपकी सेल आउट होगा. जैसे एशियन पेंट की प्रेस्टीज है गुडविल, तो किसी के भी घर में पेंटिंग वर्क होगा तो वो एशियन पेंट रेफर करेगा. टूथपेस्ट के अंदर कॉलगेट है,
मोबाइल के अंदर सैमसंग है या आईफोन है एप्पल का, उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट के अंदर। फर्नीचर के बिजनेस के अंदर फेविकॉल ले लो, तो गुडविल बहुत बड़ी एसेट है, समझ लो। कोई भी बिजनेस अगर अच्छा चलता है तो मतलब उसकी गुडविल मार्केट के अंदर अच्छी है, तो गुडविल भी बड़ी एसेट है। फिर और मैं एग्जांपल देता हूँ, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट। सॉफ्टवेयर दिखेगा नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर के भी पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है, तो वो भी उसके लिए बड़ी एसेट हो जाएगी। लाइसेंस है, फ्रेंचाइजीज है, दिस ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। So intangible assets do not having physical existence. This cannot be seen and touched. Now current assets. These assets are of that kind whose time duration is less than 1 year. These assets can be converted into cash for day-to-day transaction of business. These assets are used in current asset cash balance, bank balance, debtors, bills receivable, raw material stock, finished stock are included. A product for which trading is done by business is known as goods of business. For example, grain is a good for the business man of grains. Now current asset. So these assets are of that kind whose time duration is less than 1 year. Why less than 1 year? Because this asset easily converted into cash. ऐसी कोई भी एसेट है जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से भी कम है, वो करंट एसेट हो जाएगी। वो करंट एसेट इसीलिए है क्योंकि वो इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो आपके बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम नहीं रहने वाली। और कोई भी बिजनेस के अंदर डे बाय डे जो प्रोडक्शन करना है तो उसको ऐसी करंट एसेट की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कैश बैलेंस। तो बिजनेस के अंदर जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कैश बैलेंस ऑलवेज स्टेबल ही रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा। आपने सेल किया तो कैश इंक्रीज हो जाएगी, आपने परचेज किया या एक्सपेंस पे किया तो कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस भी कुछ स्टेबल रहने वाला नहीं है। आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और आपने बैंक में से अमाउंट विड्रॉ किया तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस भी है। डेटर्स, व्हाट इज डेटर्स, जिसको आप गुजराती में देवादार बोलते हो। व्हेन गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, दोज कस्टमर्स आर नॉन एज डेटर्स। जिसको आपने क्रेडिट के अंदर गुड्स सेल किया है और जिससे आपको अमाउंट लेना बाकी है तो वो आपके लिए डेटर्स हो जाएगा। तो वो आपके लिए डेटर्स है, आपको अमाउंट उससे लेना बाकी है तो डेटर्स है। लेकिन जब आप उसके घर पे कलेक्शन के लिए जाओगे तो वहाँ से आपको कैश मिल जाएगी। और डेटर्स को कौन कितनी क्रेडिट देगा, मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ के लिए क्रेडिट देगा, तो फिर वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। कई बार क्या होता है, जो डेटर्स हैं वो बोलेगा कि मैं 1 मंथ के बाद पेमेंट करूँगा। अब आफ्टर 1 मंथ आपको पेमेंट मिलेगा, उसकी क्या गारंटी। तो कई बिजनेसमैन जब क्रेडिट में सेल करते हैं तो वो डेटर से लिखवा लेते हैं स्टैंप पर कि भाई आप मेरे को 1 मंथ के अंदर पेमेंट करोगे, ऐसा गारंटी लिख कर दो, साइन करके दो।
तो वो स्टैंप लगाएगा और फिर साइन करेगा, इट्स माय गारंटी कि मैं आपको 1 मंथ में पेमेंट करूँगा। तो आफ्टर 1 मंथ वो आप डॉक्यूमेंट लेकर उसके पास जाओगे कि भाई देखो आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप 1 मंथ के अंदर पेमेंट करोगे, लो ये आपकी प्रॉमिसरी नोट और मेरे को पेमेंट करो, तो वो आपको अमाउंट दे देगा। तो पहले जो बिल्स था वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इवन आपको इमीडिएटली अमाउंट चाहिए तो आप बैंक के अंदर जाकर भी बिल्स रिसीवेबल है उसका एनकैश करवा सकते हो, तो वहाँ से भी आपको अमाउंट मिल जाएगी। रॉ मटेरियल ऑफ स्टॉक है, लेकिन जब प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब फिनिश्ड स्टॉक है जैसे आप सेल करोगे मार्केट के अंदर तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अ प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज डन बाय बिजनेस इज नॉन एज गुड्स। नाउ व्हाट इज गुड्स, ये यूज करते हैं ना बिग गुड्स। तो कोई भी बिजनेसमैन जिसका बिजनेस करता है, जिसका ट्रेडिंग करता है, उसके लिए गुड्स होता है। कई बार ट्रेडर्स बोलते हैं ना भाई माल खाली हो गया, नहीं है, नया माल आने वाला है, सो दैट इज कॉल्ड गुड्स। मीन्स अ प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज डन बाय बिजनेस। जैसे प्रोविजन स्टोर्स वाला है तो उसके लिए वीट है, राइस है, प्रोडक्शन प्रोविजन आइटम है, वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा। जो मेडिकल स्टोर वाला है तो वो मेडिसिन का ट्रेडिंग करता है तो मेडिसिन उसके लिए गुड्स हो जाएगा। जैसे अमूल डेयरी है तो मिल्क है उसके लिए गुड्स हो जाएगा, घी है, बटर है, तो वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा। अब जिसका ट्रेडिंग करते हो वो आपके लिए गुड्स हो जाएगा। तिथि बुक स्टोर या कोटड़िया या मनपसंद स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी गुड्स है। सत्यम या संस्कृति जो गारमेंट्स है तो उसके लिए जो गारमेंट्स आइटम है वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा। तो जिसका आप ट्रेडिंग करते हो वो आपके लिए गुड्स हो जाएगा। सो ग्रेन इज अ गुड्स फॉर बिजनेस मैन ऑफ ग्रेन। तो जो ग्रेन्स का बिजनेस करता है तो उसके लिए ग्रेन है वो गुड्स हो जाएगा। तो आप जिसका बिजनेस करते हो तो वो आपके लिए गुड्स हो जाएगा। जैसे आपके पापा की इलेक्ट्रिक आइटम्स की शॉप है तो इलेक्ट्रिक की आइटम उनके लिए गुड्स होगा। सपोज आपके पापा की हार्डवेयर की दुकान है तो हार्डवेयर की जो भी आइटम है तो वो उनके लिए गुड्स हो जाएगा। नाउ व्हाट इज करंट एसेट, अगेन रिपीट करते हैं। दिस एसेट्स आर ऑफ दैट काइंड whose टाइम ड्यूरेशन इज लेस देन 1 ईयर। आपको याद रखना है ऐसी कोई भी एसेट जिसका टाइम ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर है and it is easily converted into cash, it is called current assets, like cash balance, bank balance, debtors, bills receivable, raw material, finished stock. These are current assets. Now liquid assets. Liquid assets are recognized as a subcategory of current assets. All current assets excluding stock are recognized as liquid assets. These assets excluding stock can be converted into cash quickly. It means in short period debtors, bills receivable, etc. can be quickly converted into cash. So basically liquid assets is a subcategory of current asset. जो करंट एसेट है वही लिक्विड एसेट है, सिर्फ आपको स्टॉक को निकाल देना है, क्योंकि स्टॉक इजीली मार्केट के अंदर सेल नहीं होता। समझ लो स्टॉक मार्केट में बिकेगा लेकिन उसका टाइम लगेगा। बाकी की जितनी भी करंट एसेट है वो सब लिक्विड एसेट हो जाएगी। सो ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर रिकॉग्नाइज्ड एट लिक्विड एसेट।
तो जितनी भी करंट एसेट है स्टॉक को छोड़ दो, एक्सक्लूडिंग स्टॉक. So all current asset excluding stocks are recognized as liquid assets. Because why liquid word is used? Because this asset quickly, यहाँ पर quickly word है, quickly converted into cash. वो quickly cash के अंदर convert हो जाएगा. जैसे डेटर्स है तो आप जैसे उसके घर पे या दुकान पे कलेक्शन के लिए जाओगे तो कैश में कन्वर्ट क्विकली हो जाएगा. उसने 1 मंथ का आपको बिल्स रिसीवेबल दिया है, प्रोमिसरी नोट दिया है, तो 1 मंथ के बाद आप जाओगे तो इमीडिएटली वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे बैंक बैलेंस है तो आप बैंक से अमाउंट विड्रॉ करोगे तो वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स. सो ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड एसेट. स्टॉक को क्यों नहीं लेते? स्टॉक आपकी करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट क्यों नहीं है? कोई दुकान के अंदर 5 लाख रुपीस का स्टॉक है तो जब वो बिकेगा तब वो कैश में कन्वर्ट होगा. लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पूरा स्टॉक बिक जाएगा. कई स्टॉक तो काफ़ी दिनों तक आपके दुकान के अंदर पड़ा रहता है. कई स्टॉक आउटडेटेड हो जाते हैं या आउट ऑफ फैशन भी हो जाते हैं. So all current assets excluding stock are recognized as liquid assets. Real assets. Real assets means assets that have value in reality. These assets have market price. This means it has realizable value. These assets can be converted into cash. In these assets, tangible, intangible and current assets are included. From sale of such assets, if money can be realized, then they are known as real assets. Through sale of real asset, cash can be procured. Now, real asset. Now, what is real assets? Real means in reality. Real asset means asset have value in reality. ऐसी कोई भी एसेट है जिसकी रियलिटी के अंदर वैल्यू है, जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू है. दिस एसेट हैविंग मार्केट प्राइस. लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है. सो दिस एसेट हैव वैल्यू इन रियलिटी एंड ऑल्सो हैविंग मार्केट प्राइस. आप उसको बेचकर भी जब आपको अमाउंट चाहिए तो आप ले सकते हो. एंड दिस एसेट ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. ये कैश के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगी. जैसे किसी के पास बिजनेस के लिए लैंड है, बिल्डिंग है, तो वो रियल एसेट है. क्यों रियल एसेट है? क्योंकि उसकी वैल्यू रियलिटी के अंदर है, उसकी मार्केट के अंदर प्राइस है, और जब आप उसको बेचोगे तो वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. ऐसी कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है रियल एसेट के अंदर टेंजिबल ही हो सकती है. टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट एसेट सब आ जाएगी इसके अंदर. वो सब रियल एसेट हो जाएगी. टेंजिबल के अंदर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ले सकते हो. इनटेंजिबल के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर ले सकते हो. आज देखो लोग सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो भी उनके लिए एसेट हो जाएगी. कॉपीराइट, पेटेंट भी मार्केट के अंदर बिकता है. कई वैक्सीन या मेडिसिन बनाने वाली अदर जो दवाई की कंपनी है उसको अपना पेटेंट बेचती है और पेमेंट लेती है, तो वो हो जाएगा. सो रियल एसेट्स मीन्स एसेट हैव वैल्यू इन रियलिटी, जिसकी रियलिटी के अंदर वैल्यू है. दिस एसेट हैव मार्केट प्राइस, मार्केट के अंदर प्राइस भी है. इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू. रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आप उसको बेचकर अमाउंट ले सकते हो. एंड दिस एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो. जबकि आपको कैश चाहिए तो वो एसेट आप मार्केट के अंदर बेचकर ले सकते हो. जैसे आपका जो रेसिडेंस है वो आपके लिए रियल एसेट हो जाएगी. उसकी लैंड, वो बिल्डिंग, वो रियल एसेट है. जब
कोई इमरजेंसी के अंदर हो तो आप लैंड बिल्डिंग बेच दो तो आपको कैश मिल जाएगा, और लैंड बिल्डिंग की मार्केट के अंदर रियलाइज मार्केट प्राइस भी है और आप उसको बेच भी सकते हो, दैट इज कॉल्ड रियल एसेट. सो ऑल टेंजिबल, intangible and current assets are real assets. Now fictitious assets. Fictitious assets do not have physical form. Realizable value of fictitious asset is zero. These assets cannot be converted into cash. This is a non-recurring expense. The benefit of this expense is available for the period of more than 1 year. This amount is to be written off in certain years, thus shown as an asset. Every year predetermined amount is written off and shown as an expense. Issue cost of share debenture, preliminary expenses, share or debenture discount, etc. are illustration of fictitious asset. Fictitious assets are known as spread revenue expense or deferred revenue expenses. Now fictitious asset, वैसे मैं आपको बोल दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कब की ये एसेट निकाल दी है सिलेबस में से, क्योंकि ऐसी अभी कोई एसेट मार्केट के अंदर होती नहीं है, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक वाले जो है उन्होंने अभी तक वो बुक के अंदर रखा है. अदरवाइज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कब का ना बोल दिया है कि भाई ऐसी कोई एसेट बिजनेस के अंदर नहीं होती. लेकिन ओल्ड सिलेबस के अंदर फिक्टिटियस एसेट है तो अभी भी सिलेबस के अंदर उसको पढ़ाया जाता है, तो मैं उसका भी डिस्कशन कर देता हूं. फिक्टिटियस एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म. ऐसी जो एसेट जिसका बिजनेस के अंदर कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिटियस एसेट इज जीरो. रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स आप उसको बेच नहीं सकोगे, अगर बेचोगे तो उसका कोई अमाउंट आपको मिलने वाला नहीं है. एंड दिस एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. वो कभी कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है, तो कभी वो कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता. बट समटाइम्स सम ऑफ द एक्सपेंस बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर द पीरियड मोर देन 1 ईयर. कई बार ऐसा होता है कि कोई आपने एक्सपेंस किया, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलने वाला है, तो वो फिक्टिटियस एसेट हो जाएगा. जैसे आपका कोई शोरूम है या दुकान है, उसमें आपने पेंटिंग करवाया, कलर काम करवाया, तो एक बार आपने एक्सपेंस किया भाई 50,000 या 1 लाख रुपीस का. फिर क्या होगा, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा क्योंकि पेंटिंग से दुकान अच्छी रहेगी. लेकिन जो पेंटिंग का एक्सपेंस किया, वो एक्सपेंस का फिजिकल फॉर्म तो बिजनेस के अंदर नहीं होगा, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो, क्योंकि आप बेच भी नहीं सकते, आप उसको कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, तो वो फिक्टिटियस एसेट हो जाएगी. जैसे आपकी दुकान या शोरूम है, इसका ओपनिंग है, इनॉग्रेशन रखना है, तो इनॉग्रेशन के टाइम पर आपने कुछ एक्सपेंस किया, आपके रिलेटिव्स को इनवाइट किया, फ्रेंड्स को इनवाइट किया, पब्लिक को इनवाइट किया, आपने सबको आइसक्रीम या चाय नाश्ता करवाया, तो आपने वो एक्सपेंस करवाया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ओपनिंग के दिन, इनॉग्रेशन के दिन, तो वो आपके लिए फिक्टिटियस एसेट होगा. क्योंकि जो एक्सपेंस हुआ, जैसे 50,000 का आपने एक्सपेंस किया, तो एक बार एक्सपेंस हो गया, फिर वो बिजनेस के अंदर वो 50,000 है, उसका कहीं पर फिजिकल एक्सिस्टेंस थोड़ी होगा, वो आपको दिखेगा तो नहीं, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो, फिर आप उसको बेच भी नहीं सकोगे.
और वो कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन एक बेनिफिट होगा कि एक दिन आपने इनॉग्रेशन में भले ही 50,000 का एक्सपेंस किया, लेकिन उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि जो रिलेटिव्स आए थे, फ्रेंड्स आएंगे, तो आपकी दुकान की एडवर्टाइज हो गई, तो वो शॉपिंग के लिए आपकी दुकान पर आएंगे, तो उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर, ये है ना, द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड मोर देन 1 ईयर। सभी लोग याद रखेंगे भाई हाँ, इसकी दुकान के हम ओपनिंग में गए थे भाई, आइसक्रीम बहुत अच्छा मंगवाया था। इश्यू कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, जो कंपनी रहती है लिमिटेड कंपनी, एशियन टाइल्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या टाटा, जब उनको कैपिटल चाहिए तो उनको मार्केट के अंदर शेयर या डिबेंचर इश्यू करने पड़ते हैं। इंडिया के अंदर 2 बड़े स्टॉक मार्केट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पर आप पब्लिक को इनवाइट करोगे भी हमारे शेयर या डिबेंचर परचेज करो। आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी हो तो उसके अंदर स्टॉक मार्केट दिखाया है, वो ब्रोकर्स है, वो शेयर मार्केट के अंदर सेल करते हैं। वो इश्यू करने के लिए आपको कॉस्ट करना पड़ता है, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज देनी पड़ती है, जो ब्रोकर्स है उनको कमीशन ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो भी फिक्टिशियस एसेट है। भले आपको ब्रोकर को कमीशन देना पड़े या एडवर्टाइज देना पड़े, लेकिन अगर आपका शेयर पब्लिक ने परचेज किया है तो वहाँ से आपको कैपिटल मिलेगी और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट, कई बार शेयर मार्केट डाउन रहता है तो वो डिस्काउंट के अंदर दे देते हैं भाई 100 रुपीज़ का, लेकिन आपको 90 में दे देते हैं या 80 के अंदर, तो वो डिस्काउंट भी उनके लिए फिक्टिशियस एसेट हो जाएगी। एंड फिक्टिशियस एसेट्स को याद रखना है आपको, फिक्टिशियस एसेट डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, फिजिकल एग्जिस्टेंस। डू नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स आप उसको देख नहीं सकते। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट इज 0, उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू 0 होती है। एंड दिस एसेट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू कैश, आप कभी भी उसको कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये एक ऐसा एक्सपेंस है, द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड मोर देन 1 ईयर। जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, इसके लिए मैंने डिस्कशन कर ली, अदरवाइज अभी ऐसी कोई एसेट बिजनेस के अंदर नहीं होती है। तो ये सब जो डिस्कशन किया तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से लिख लो नोटबुक के अंदर। थैंक यू वेरी मच।